हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई, तो हमारे साथ दो बहुत एमिनेंट टीचर हैं। ज़्यादातर लोग आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। तो हमारे साथ है राहुल स्वरूप सर, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, मेरे भी गुरु रहे हैं जीएस को लेकर। और साथ में कैसर हफीज सर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो कैसर हफीज सर को नहीं जानता होगा। तो आज बैठे बैठे ख्याल आया कि बच्चों के लिए कुछ रिकॉर्डिंग की जाए या कुछ नॉलेज वगैरह शेयर की जाए कि काफ़ी ज़्यादा जो क्वेरीज आप लोगों की मिलती हैं आज के सिनेरियो में कि एग्जाम को लेकर जो चेंजेस हो रहे हैं या जिस तरह की वैकेंसीज आ रही हैं या क्वेश्चन का जो लेवल है या पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए या यूट्यूब वगैरह में इतने सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, अप्रोच क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें। तो इन्हीं सब कुछ मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे थे। तो वही कोशिश है कि ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादातर क्वेरीज आपकी रिजॉल्व की जाए। तो सबसे पहले हफीज सर से कुछ क्वेश्चन किए जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट होंगे, गेटीएससी का एग्जाम बिल्कुल सर पर आने वाला है, एसएससी जेई का एग्जाम है। तो पहले हफीज सर से कुछ बात कर ली जाए। हफीज सर, एक तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह अब आपका टीचिंग का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, पिछले कई साल में आप किस तरह से बदलाव देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट में क्या चेंजेस आए हैं या जो पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से बदली है। क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ हो गया है या रिसोर्सेज इतने हैं कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहा है या वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है चीजों को या वो सिलेबस पहले A to Z पूरा पढ़ नहीं रहा, उससे पहले डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो आप इस पे कुछ बताएं सर। थैंक यू सौरभ सर। तो एक सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। आज के टाइम में डिफिकल्टी इट इज नॉट ओनली ड्यू टू द लैक ऑफ ऑप्शंस बट ड्यू टू द प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब मेरा है स्टडी करने के लिए क्या ऑप्शन है। एक्चुअली सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो इतना स्टडी मटेरियल, इतनी चीजें मिल जाती हैं कि स्टूडेंट के लिए ये जानना जरूरी नहीं है क्या पढ़ना है, बल्कि ये जानना जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसमें देखो, सबसे पहले जैसे कि मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स को, जो लोग गेट और ईएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपका बेस रेडी है। अब अगर बीच बीच में एग्जाम आते हैं, एसएससी जेई स्टेट ए, देयर इज नो नीड टू बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर ओन पाथ। आप वो तैयारी जारी रखिए, क्योंकि क्वेश्चन घूम फिर कर जो भी होता है, जो आजकल का ट्रेंड देखा जा रहा है किसी भी पीएसयू में, जेई में, ए में, 2-3 साल पहले का कुछ क्वेश्चन होता है गेट में जनरली कुछ कंसेप्ट वही होती है, कुछ नया क्वेश्चन लाते हैं फॉर्मेट, वही घूम फिर कर फिर सभी एग्जाम में आ जाता है। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है गेट एग्जाम की, ये समझ लीजिए इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होती है। ओनली थिंग इज दैट कि एक बार रिवीजन हो जाए उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि एसएससी जेई हॉट टॉपिक है, थोड़ा सा मैं उसी पे कंसंट्रेट कर देता हूं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन का जो लेवल होगा गेट से ऑब्वियसली कंपैरेटिवली सिंपल होगा। हाँ, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी होंगे जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत ऐसा नहीं पड़ती। और जो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन सोचते हो वो याद करने वाले नहीं है, दैट आर मोर एंड मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में उसे कहता हूं जिसमें कैलकुलेशन तो नहीं होती लेकिन फार्मूले की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि दिस पर्टिकुलर डेटा इंक्रीजिंग, तो क्या डिक्रीज होगा, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इस तरीके का डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर। तो उसमें जरूरत क्या है आपको तैयारी के लिए, जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शन ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लिया जाए, ये भी कर लिया जाए। ठीक है, आपकी तैयारी गेट ईएस की चल रही जो, उसको रखिए और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। टेस्ट सीरीज भी लिमिटेड नंबर्स, ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी तो है नहीं केवल टेस्ट सीरीज। कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने 50 टेस्ट सीरीज दी, 5000 क्वेश्चन गो थ्रू कर लिया, उसमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मिलने से आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, और कुछ क्वेश्चन तो वैसे भी आप कर ही लेंगे बेसिक कंसेप्ट के। असल जो होता है जहां से आपकी रैंक डिसाइड होती है, उसके लिए जरूरी होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने का टाइम आपके पास है नहीं, बस टेस्ट सीरीज देते जा रहे। एक प्रॉपर बैलेंस बनाए। सिलेबस तैयार है तो हफ्ते में 2-3 टेस्ट भी दे सकते हैं, नहीं रेडी है तो एक टेस्ट भी काफी है। जरूरत जो है वो इस बात की है, ऐसा नहीं कि बस टाइम वेस्ट किया जा रहा है आप टेस्ट सीरीज में। सर, एक बिगिनर स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे, क्योंकि अब जो बच्चे आपको पहले से जानते हैं या जहां उनको क्लास करनी है पहले से पता, पर काफी बड़ा क्राउड ऐसा है जो बीटेक फाइनल ईयर में आके डिसाइड करता है कि मुझे आगे क्या करना है, तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो बिगिनर कैसे डिसाइड करे कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है। वो बहुत ज्यादा टॉपर को सुने या वो बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड को देख के डिसीजन ले,
मतलब वो तय कैसे करे कि मैं किसके पास जाऊं, सही गुरु कौन होगा जो मुझे गाइड करे, या मतलब जो चीज ऐसा ना हो कि 3 महीने वो कहीं पढ़ ले फिर उसको पता चला यहाँ तो मैं बेवकूफ बन गया, फिर वो किसी टॉपर को सुन के कुछ करने लग गया, 2 महीने बाद स्टडी चेंज कर रहा है। तो बड़ी समस्या सर एक ये है कि वो डिसीजन कैसे ले, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन, बड़ी कंफ्यूजन तो इसी बात को लेकर है। और वो बिगिनर है, उसको खुद पे ये डाउट है कि मैं ऑनलाइन में अच्छा करूंगा कि ऑफलाइन में अच्छा कर पाऊंगा। तो ये तो वो पढ़ने के बाद ही समझ पाएगा। तो उसमें आपका सर क्या व्यू है कि बिगिनर डिसाइड कैसे करे, तैयारी कैसे करनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं इसके बारे में बताने ही जा रहा था आपको। देखिए एक्चुअली ये जो टॉपर स्टाफ होती है एज सच, इसके में जो टॉपर्स बताते हैं तरीके, मैं अगेंस्ट में किसी चीज के नहीं हूँ। मेरा अपना कुछ व्यू है जो मैं रख रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी बात से आप लोग सर हैं, आप हैं, इत्तेफाक ना रखते हो, यू में नॉट बी एग्री, या आप में से कई लोग सोचते हो कि भाई ऐसा तो नहीं है। वो अपनी अपनी राय जो ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। होता क्या है कि स्टूडेंट टॉपर की तो सुनते हैं, लेकिन जिसने टॉपर को बनाया है उसकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? ये सवाल तो होना चाहिए ना। देखिए टॉपर जो है उसने तैयारी की होगी 2 या 3 साल, या हो सकता है 1 साल, उसको कितना एक्सपीरियंस है, और जो टीचर है टॉपर बनाने वाला उसको कितना एक्सपीरियंस है। तो ये तो अब स्टूडेंट अपने आप डिसाइड कर सकते हैं किसकी बात सुननी है। दूसरी बात ये, जब कोई टॉपर बनता है, नया नया जोश होता है, तो वो जनरली जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो जनरली कुछ भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड करके ज्यादा बताते हैं। मैंने खुद देखा है अपने स्टूडेंट को जिन्होंने टॉप किया। मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि बुक की जरूरत नहीं है, क्लासरूम नोट्स फॉलो कर लो, ओके। लेकिन जब उन लोगों में इंटरव्यू देखता हूँ कई जगह यूट्यूब पर या मैगजीन में तो कम तो खैर यूट्यूब पे ज्यादा, तो वो लोग एक सब्जेक्ट की 5-5 बुक बताते हैं। ये मुझे बड़ा बुरा लगता है कि भाई आपको जब सही बात पता है वैसे क्यों बता रहे हो। मैं जानता हूँ क्योंकि उनको लगता है कि कुछ इसे मुश्किल करके बताया जाए चीजों को, और कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। ये बात बहुत गलत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ज्यादातर टॉपर का मैंने देखा है। हाँ, उसी से आप 2 साल बाद बात करो तो वो आपको सही बात बताएगा। तो ये तो स्टूडेंट के बारे में है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन की बात जहां तक आती है, देखो अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। उसमें तो आप लोग ये देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मनी फी एज वेल एज फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाइम यू कैन डेडिकेट। वो अलग चीज हो गई। जैसे मैंने कहा था, प्लान ऑफ ऑप्शन से मत जाइए कि ये वाली क्लास भी, ये वाली क्लास भी। एक बार थोड़ा सा इसमें सर्वे कर लें, अपने सीनियर से पूछ लें। सीनियर का मतलब मेरा नहीं कि जिसने क्वालिफाई किया हो वही, जिसने भी सीरियसली तैयारी की हो वो भी आपको सही बात बता सकता है। ऐसा जरूरी नहीं जिसने क्वालिफाई किया हो। 2 नंबर से मेरिट बनते हैं, क्वालिफाई हो जाता है ना क्वालिफाई करता है, तो आप उनसे थोड़ा सजेशन लें कि किसकी क्लास सही रहेगी। थोड़ा सा सर्वे कर लें 2-4 दिन। उसके बाद जिस टीचर को आपने फॉलो कर लिया, जिससे पढ़ रहे हैं, उसकी बात फिर मानकर चलें। फिर ये नहीं है ये बात मुझे इनकी सही नहीं लग रही, मैं ये भी कर लूँ, ये नहीं बताया ये भी कर लूँ। आपके पास इतना टाइम नहीं है। देखिए एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। और मोर ओवर यू आर ए लर्नर, यू आर नॉट द क्रिटिक। ऐसा नहीं है कि आप 4 टीचर को पढ़े और यूट्यूब पे वीडियो डालें, इन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये नहीं बताया था, उन्होंने ये बताया था, आप कंपैरिजन करें। ये चीजें आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी है जहां से समझ में आ रहा है पढ़ लें। और जरूरी नहीं है कि ठीक है कुछ स्टूडेंट जो हमें फॉलो करते हैं, हो सकता है कुछ को भाई हमारी पढ़ाई हमारा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता हो, वो जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं फिर उस पर यकीन रखें, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ बात हो जरा राहुल सर बताएंगे। सर तैयारी का सही समय क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है, गेट टीएससी करना चाहता है टारगेट, तो तैयारी शुरू कब करें? एज अर्ली एज पॉसिबल। मैंने तो तरीका बताया कि सेकेंड ईयर से भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो सकती है विदाउट अफेक्टिंग द सेमेस्टर प्रिपरेशन। फिर भी जो लोग लेट हो गए तो जब जाओ तब से, ऐसी कोई बात नहीं। 4th ईयर से भी हो सकते हैं, 4th ईयर के बाद भी। उसका फिर यह है कि मोड डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट सेकेंड ईयर 3rd ईयर से करते हैं तो वो तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि आपके सेमेस्टर एग्जाम अफेक्ट ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, सब्जेक्ट कोचिंग में 3rd ईयर का पढ़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी का भी डिटेल में बताएंगे और ये बात आपको, इतना इसमें बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो अब मैं अगला क्वेश्चन राहुल सर से पूछना चाहूंगा। सर आपके पास बाद में इसलिए है कि आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, जरूर जरूर, क्योंकि इंजीनियर्स के लिए जीएस तो एक चैलेंज है ही। जैसे अब आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है तो काफी क्वेश्चन से बच्चों के ये आते हैं कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, हमें हिस्ट्री है या पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, एक तो डाटा को याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। और वो ये कहते हैं सर पढ़ते समय तो हमें बहुत मजा आता है। कई बार तो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट हमारा टेक्निकल से भी ज्यादा जीएस में होने लग गया है, कि हमें जैसे कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, पॉलिटी को लेकर बड़ा मजा आया सुनने में, पार्लियामेंट है या बाकी चीजें ऐसी हिस्ट्री को लेकर। पर फिर कुछ टाइम बाद वो कहते हैं कि डाटा हम भूलने लगते हैं या जो न्यूमेरिक डाटा है वो हमें याद नहीं रहते।
तो जीएस को लेकर सर बच्चों को कुछ इनपुट दीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो क्राउड है वो इंजीनियर्स है, तो क्योंकि लंबे समय तक आपने इनको पढ़ाया भी है, तो ज्यादा बेहतर आप गाइड कर पाएंगे सर, प्लीज। थैंक यू सौरभ। जीएस के बारे में आपको मैं ये बताता हूँ, जीएस में 4 पिलर्स होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या सिविल सर्विसेज दे रहे हो, 4 पिलर्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। बाकी जितनी चीजें होती है वो इनकी एप्लीकेशन ही होती है, इनके कॉम्बिनेशन से होती है, इनके ओवरलैपिंग से होती है। तो अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को कंसेप्चुअल तौर पे रेडी कर लेते हैं, इनके बेसिक्स ठीक से जानते हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, वो बिल्कुल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि हम पढ़ते हैं, पढ़ते समय समझ में आता है, हम भूल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको जब भी कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, आप हमेशा नोट्स बनाइए। आपको याद होगा बचपन में बड़े लोग कहा करते थे कि पढ़ो लिखो। इस बात को मैं मजे से बताता हूँ, मजाक के तौर पे बताता हूँ, पढ़ो और लिखो भी। अगर पढ़ा तो कम समझ में आया, लिखा उससे बेहतर समझ में आया, और पढ़ो लिखो के बाद उसे बार बार लिखो, मतलब रिवाइज भी करो। अगर रिवाइज भी कर लिया तो इतनी मैं आपको गारंटी के तौर पे कहता हूँ, मेरा अपना तजुर्बा है, अगर आपने 5 या 6 बार रिवाइज कर लिया तो आपको याद रहना ही रहना है, आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। जो भी टीचर ने बताया आप नोट्स बनाते जा रहे हैं। अपने नोट्स अपने हाथ से बनाइए, यहां से फोटोकॉपी करा ली, वहां से फोटोकॉपी करा ली, ये सब नहीं, अपने हाथ से नोट्स बनाइए और सिंगल नोट से हमेशा पढ़िए। अगर आपको लगा है इस लेक्चर में कुछ कम रह गया था, मैंने कहीं और से बुक से पढ़ के और ऐड कर लिया है, तो वहीं ऐड करो, उस टॉपिक के आसपास ही ऐड करो। हमेशा सिंगल सोर्स होना चाहिए पढ़ने का। इतना करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, जैसा हफीज सर ने बताया कि आपको एक सोर्स से 100 बार पढ़ो, भले ही इससे मतलब कहने का मतलब है एक सोर्स से 100 बार पढ़ो, ना कि 100 लोगों से एक एक बार पढ़ो। ऐसा करोगे शर्तिया आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आप सिलेक्ट हो गए होंगे। तो जीएस के लिए दूसरी बात, जिस लेवल की जीएस आपके एग्जाम में आती है, आपके एग्जाम में क्या, मैं हर यूपीएससी के हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, या पब्लिक सर्विस कमीशन के हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अगर आपने अच्छे टीचर से पढ़ा है, टीचर के पास तजुर्बा होता है, उसे कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, किन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये बात रखनी है, उसे वो हाईलाइट्स पता होती है। हफीज सर ने कहा जिन्होंने टॉपर्स को बनाया उनकी बात तो सुनो, जो टीचर बता रहे हो अपने तजुर्बे में आपको बता रहे हैं, और जहां वो एम्फेसाइज कर रहे हैं वो सारा क्लटर बाहर निकाल के आते हैं, वो किताबों को फिल्टर करके आपके लिए लाते हैं। उनकी बात तो सुनो, उनकी बात ध्यान से सुन ली तो आप एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली पाओगे कि आपका बहुत फायदा हुआ है। इसलिए चुनिए आपके टीचर कौन होने चाहिए, फिर ये सोचिए कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, और तैयारी जैसे करनी है, एक बार शुरू कर दी तो लग के तैयारी करनी है। आपने लगभग 1.5 से 2 साल ठीक से तैयारी कर ली। ठीक से का मतलब है वो जो एटीट्यूड होता है कि मैं दे के देख लेता हूँ, अभी तो मैं बीटेक से मैंने पास किया है, पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही दे के देख लेता हूँ, ये दे के मत देखिए। अगर आपके पहली साल में तैयारी नहीं है तो वेट करिए, अच्छी तैयारी करिए, फिर जाके अपने एग्जाम को दीजिए, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। सिलेक्शन आप जैसों का ही होता है, विशेष लोग नहीं आते सिलेक्शन के लिए। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि जो आपका इतना एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा, तो कंपटीशन आपको क्या लग रहा है सर कि जो नए समय में चेंजेस आए हैं, या स्टूडेंट जैसे पहले तैयारी करते थे अब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, या अभी स्टूडेंट के सामने चैलेंजेस ज्यादा हैं, या वो फोकस नहीं हो पा रहे हैं चीजों पर, या वो किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो पूरा नहीं, मतलब क्या दिक्कतें आ रही हैं कि पहले और अब के स्टूडेंट ना बनकर देखते हैं सर? देखिए 5G का जमाना आ चुका है, सब कुछ फास्ट होना चाहिए। जो आपकी, मैं आपको रेडियो का किस्सा बता रहा हूँ, मैं सुन रहा था, एक बॉडी बिल्डर थे, उन्होंने ये बताया उस रेडियो में, उनका इंटरव्यू आ रहा था, वेट लिफ्टिंग के थे या बॉडी बिल्डर थे, मुझे कुछ ऐसा याद है। उन्होंने ये कहा जब वो चैंपियन आपके सामने प्लेटफॉर्म पे आता है, उससे पहले वो 10 साल लगा चुका होता है उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर लगन है आपकी, आप पढ़ाई में चैलेंजेस आए हैं, पढ़ने वाले ज्यादा हो गए, लेकिन मान के चलिए अभी भी कंपटीशन उन्हीं के बीच में है जो अच्छा पढ़ते हैं, अभी भी फालतू लोग बहुत हैं, लेकिन जो वाकई में तहे दिल से लगे हुए हैं उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, वैकेंसी कम हुई है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसके लिए ये कर सकते हैं आप, जैसे मैंने पहले बताया, आप बहुत दिल से तैयारी कीजिए, 2 बार अच्छी तरीके से दीजिए। हफीज सर भी मेरी इस बात को मानेंगे, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट बहुत तहे दिल से दीजिए, पूरी मेहनत करिए, अपने
अपने आप से आप ईमानदार रहिए और ये देखिए कि मैं क्या अपने आप से आंखें मिला पा रहा हूँ। अगर आप अपने आप से आंखें मिला पा रहे हैं इसका मतलब आपने अच्छी तैयारी की है। उसके बाद 19-20 का फर्क रह जाएगा मेरे ख्याल से। वो 19-20 का फर्क कुछ करते करते भी पड़ जाएगा, है ना। उसके लिए रूम पे बैठ के डेडिकेट होके वही करते जा रहे हैं ये मत करिए, क्योंकि जो लेने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा वेटरन्स या बैठे हुए लोग पसंद अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं। इंडियन क्रिकेट टीम को देख लीजिए, बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि आप हल्के से भी पीछे पड़ेंगे तो आप टीम से बाहर हो जाएंगे। ऐसा कंपटीशन में भी है। बच्चे वही है, सिलेबस वही है, लेकिन आपकी जो होती है कि इम्पल्सिवनेस, जल्दी फैसला लेते हैं, जल्दी जल्दी टीचर बदल देते हैं, जल्दी जल्दी चैनल को फ्लिप फ्लॉप करते रहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। चूज करिए, लग जाइए, फिर देखिए आपको फायदा हो नहीं होगा। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और है। जब कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जीएस पढ़ रहा है, अब उसको उस सब्जेक्ट के डेप्थ का नहीं पता और कुछ टाइम बाद उसको ये लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो हो सकता है किसी भी टीचर से पढ़ रहा हूँ। आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं। वो बच्चा कैसे तय करे, क्योंकि उसके दिमाग में पढ़ते समय ये लग रहा होता है कि ऐसा तो नहीं जीएस ही जीएस होता जा रहा है, मैं सिविल्स की तैयारी कर रहा हूँ या मैं एसएससी के लेवल पे पढ़ रहा हूँ। तो वो कैसे ये बच्चे के दिमाग में ये बात जाए कि उसको यूपीएससी और अदर एग्जाम के जीएस में कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि क्या वो वाकई में सिविल सर्विसेज के लेवल की तैयारी कर रहा है या नॉर्मल जीएस ही उसको पढ़ाया जा रहा है। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो तय कर ले या क्वेश्चन के नेचर से डिसाइड कर ले। तो सर इसमें थोड़ा सा आइडिया बताएं कि यूपीएससी में और अदर जीएस में क्या डिफरेंस है। और एक क्वेश्चन सर मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री और पॉलिटी में नंबर डाटा पे बच्चों के बड़े डाउट होते हैं कि आर्टिकल नंबर याद करना पड़ रहा है या उसको हिस्ट्री में डेट याद करनी पड़ रही है। तो क्या यूपीएससी में भी आर्टिकल नंबर और डेट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या इन एग्जाम में ही इस पर ज्यादा फोकस करना होगा, लाइक एसएससी और स्टेट पीसीएस में? थैंक यू सौरभ। देखिए ऐसा है, यूपी एसएससी एग्जाम हुआ, इंजीनियरिंग सर्विसेज का हुआ, यहाँ हो सकता है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएं। जब आप आर्टिकल की बात करते हैं, पॉलिटी की बात हो गई, हिस्ट्री की बात हो गई, डेट्स की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे मुश्किल से मुश्किल 20 आर्टिकल निकलेंगे, ऐसे मुश्किल से मुश्किल 15, 20, 30 डेट निकलेंगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और इनको मास्टर करना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। आप संविधान में तो 395 आर्टिकल है, एग्जाम में 20 ही आते हैं, बार बार 20 ही आते हैं, है ना। आपसे पूछे जाए सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल में होता है, आप बोलेंगे आर्टिकल 124 में होता है। आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, तो ये कह देना कि आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं, घबराइए नहीं। जितने आर्टिकल्स आपको टीचर ने बताए हैं, अगर आपके टीचर सही हैं, अगर आपके टीचर समझते हैं कंपटीशन क्या है, तो आपको ये डेट्स की और आर्टिकल्स की दिक्कत सो फार हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स कंसर्न या ज्योग्राफी भी हो, अगर उन्होंने तराश के चीजों को रखा है अपनी कॉपी में जो आपको लिखवाया है, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी आएगी ही नहीं। और मैंने आपको बोला 5-6 रिवीजन तो आपको करने हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ या एसएससी हुआ, यहाँ तो क्वेश्चन थोड़े से आसान आते हैं। जब हम सिविल सर्विसेज में जाते हैं वहां जीएस ही मेन, यहाँ तो जीएस साइड में होता है। जीएस को उतना एम्फेसिस दीजिए, एम्फेसिस कितना देना है, जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया है, जो आपकी कॉपी में मौजूद है, उससे ज्यादा एक शब्द पढ़ने की नीड नहीं है। आप कोई किताब मत पढ़िए, कोई गाइड मत पढ़िए, बस सही टीचर की क्लास आपको मिल जाती है, अटेंड करिए। सिविल सर्विसेज में मामला थोड़ा दूसरा हो जाता है, वहां मेन ओरिएंटेशन ही जीएस का होता है, वहां व्यू पॉइंट बहुत मैटर कर जाते हैं, वहां पर फैक्ट्स की और डेटा की जो मदद है वो सेकेंडरी होती है। वहां फैक्ट्स और डेटा आपके व्यू पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आर्टिकल्स वहां भी चाहिए। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ या मैं किसी और चीज की बात, इक्वल जस्टिस की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं आर्टिकल 39 कैपिटल ए नहीं बताऊंगा तो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने सरकार की पॉलिसी बता दी कि सरकार ने प्रो बोनो पॉलिसी चला रखी है, टेली लॉ चला रखा है, बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, लेकिन मैं बताऊंगा तो कि ये जो पॉलिसी निकल कहां से रही है। अगर मैंने आर्टिकल 39 कैपिटल ए लिख दिया, इसका मतलब मेरे आंसर में वजन आ जाएगा। तो वहां पर डेटा, फैक्ट्स या आर्टिकल से जितनी चीजें हैं वो आंसर को एक तरीके से अथॉरिटी देने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहां भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में छोटे छोटे डेटा होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो बहुत बड़ी समस्या पैदा नहीं करती है। मुझे लगता है सर बच्चों को काफी बेनिफिट मिले होंगे, क्योंकि ये वो जनरल क्वेश्चन थे जो आए दिन मेरे से पूछे जाते थे। एक क्वेश्चन सौरभ मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे, प्लीज। ये बताइए, आप इतने लंबे समय से बच्चों को जीएस पढ़ाते आ रहे हैं, अवेयरनेस के क्वेश्चन पढ़ाते आ रहे हैं, तो जो एग्जाम्स हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज है या सिविल सर्विसेज भी है या एसएससी है, इसके लिए जो जीके के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो किस लिमिट्स में आ जाते हैं, बच्चों को कहाँ फोकस करना चाहिए? सर स्टैटिक जीके की आप बात कर रहे हैं?
हाँ हाँ, स्टैटिक जीके है जो करंट की इश्यूज आ जाती हैं। स्टैटिक जीके और करंट के लिए सर करंट का सबसे अच्छा सोर्स तो मैं मानता हूँ द हिंदू है। रेफरेंस के लिए मैं उसको रख के चलता हूँ स्टार्टिंग से ही। और स्टैटिक जीके में जैसे पुराने पेपर हम देखते हैं, जैसे लंबा समय से हो गया पढ़ाते हुए, तो एनडीए के पुराने पेपर, सीडीएस के पुराने पेपर, सिविल सर्विसेज, सीआईएसएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी सीजीएल के पेपर, जेई के पुराने पेपर, तो बहुत सारे पेपर में लगातार पिछले कई सालों में एनालाइज करता रहा हूँ। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू भी किया था सर, तो उस समय जो भी मटेरियल अवेलेबल होते थे या पुराने पेपर अवेलेबल होते थे, तो कुछ टॉपिक मैंने उसमें सिलेक्ट करके निकाले। तो मैंने ये पाया कि ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन एज इट इज वो रिपीट भले ना हो, पर जो उसकी बॉडी थी, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, वो टॉपिक हमारा कवर होना चाहिए। तो स्टैटिक जीके को मैं जिन चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ, उसमें एक तो हमारा आ जाता है नेशनल सिंबल्स के बारे में। नेशनल फ्लैग की बेसिक है, नेशनल एम्बलम है, या नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, और उनको पढ़ाते हुए हम उनका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड वगैरह भी कवर करते चलते हैं सर। क्योंकि मैं जीएस को पढ़ाने में ज्यादा एंजॉय करता हूँ टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट करके, कि अगर कहीं पर कोई टॉपिक आए तो उसकी पॉलिटी, उसकी ज्योग्राफी, उसको कनेक्ट करके वहीं पर हम ज्यादा से ज्यादा बता दें, कि बच्चे को बार बार उस टॉपिक के लिए सर्च ना करना पड़े। यहाँ सिल्क का जिक्र हुआ तो सिल्क के बारे में पूरी जानकारी दे दी, इंडस्ट्री बता दी, सिमिलरली कॉटन के बारे में या कोई और टॉपिक। दूसरा चैप्टर सर मैं जो कराता हूँ इसमें, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो इसमें क्योंकि बड़ा वास्ट एरिया हो जाता है, इसमें हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा देते हैं, सार्क है, ब्रिक्स है, आशियान है, IURARC है, बिम्स्टेक है, और वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन, सारा इसमें कवर हो जाता है। तीसरा फिर इसमें बुक्स एंड ऑथर का एक टॉपिक आ जाता है। फिर स्पोर्ट्स आ जाता है सर। स्पोर्ट्स के अलावा इंडिया में पहले कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे एग्जाम्स में। पहले CGI कौन थे, या पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। इंस्टीट्यूशंस के बारे में आ जाता है, कौन से इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एक टॉपिक फिर मैं इसमें कराया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो साइंस में नासा के सारे प्रोग्राम मिशन, इसरो के सारे प्रोग्राम मिशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या है, जैसे ड्राइवरलेस कार का कंसेप्ट लिडार का भी चल रहा है, रडार के बारे में, लेजर के बारे में, कुछ में तो खाली फुल फॉर्म पूछ लेता है, जैसे टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी में LTE का क्वेश्चन है, या क्लाउड कंप्यूटिंग है, ऐसे क्वेश्चन। और इसके अलावा फिर हमारा डिफेंस का टॉपिक आ जाता है, आर्मी की कमांड्स कहाँ है, नेवी की कमांड्स कहाँ है, वेपन इंडिया ने कौन कौन से बनाए हैं, DRDO नया काम क्या कर रहा है, मिसाइल कौन सी है, आर्टिलरी गन कौन कौन सी है, राफेल क्या है, तेजस क्या है, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। एक टॉपिक इसमें बुक्स एंड ऑथर का सर। उसके अलावा कमेटी कमीशन, या एक टॉपिक है जैसे ऑर्गेनाइजेशन, PM कौन कौन हेड करता है, या पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं, जीके में भी आ सकता है। और फिर जितना हमने बैकग्राउंड पढ़ा सर करंट ओरिएंटेड, करंट में भी सर मेरा फोकस ये रहता है, पहले इंडिया के बारे में बता दिया जाए, गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी, फिर इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको कवर कर लें। श्रीलंका में जैसे इमरजेंसी है, या भूटान में वाटर क्राइसिस है, या नेपाल के बारे में कुछ हो गया, चाइना ताइवान इशू, तो फिर धीरे धीरे हम दायरे को बढ़ाते जाएं। अच्छा। जब साउथ एशिया कवर हो जाए तो साउथ ईस्ट एशिया, उसके बाद अफ्रीका, अमेरिका, ऐसे कवर करते चलें। अच्छा, इनसाइड आउट की तरफ चलते। जी 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 सर।